वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं आईएमएफ से हवाले से। हुकूमत के मुज़ाकरात जारी थे और कुछ आप ये कहें कि कुछ उसके नतीजा खेज साबित नहीं हुए। हुकूमत इस वक्त बजट की तैयारी में मसरूफ तो है, मगर हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान जो बजट 2025-26 पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं हो पाया है। ताहम अगर हम आईएमएफ की बात करें तो बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान भी उनकी जानिब से किया गया है और आईएमएफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से रिलीफ के इक़दाम पर भी एतराज़ात उठाए हैं। कुछ कंडीशंस आईएमएफ की जिसके ऊपर हुकूमत भी नहीं मान रही है। वज़ीर आज़म की बिजली की इजाफी सब्सिडी की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका है और कुछ जराए से भी खबरें हैं कि आईएमएफ का मुतालबा है कि बजट में इजाफी सब्सिडी ना दी जाए और आईएमएफ का जो दौरा पाकिस्तान है वो भी मुकम्मल हो गया है। लेकिन अब सारी सूरत हाल के बाद क्या आम आदमी को रिलीफ मिल पाएगा या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम बात जी हाँ, करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ मारूफ इकोनॉमिस्ट आप इस मौजूद हैं। सुलाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बजट बिल्कुल करीब है। जिस तरह गजल ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के जो सब्सिडी वाले इकदाम हैं उनसे आईएमएफ मुत्तफिक नहीं है, लेकिन आईएमएफ बहुत सारे एतराज भी इस वक्त उठा रही है। तो क्या आप समझते हैं एक अनसर्टेनिटी का माहौल होता है जब भी बजट आता है, और इस अनसर्टेनिटी में आप ये भी समझ सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें फ्लक्चुएट कर जाती हैं और लोगों की, अगर दूसरे ममालिक में देखें तो बजट कहीं ना कहीं रिलीफ भी देता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बजट जब भी आता है एक थोड़ा सा अजाब बन जाता है आम आदमी के लिए। सर जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आम आदमी के जो कंसर्न है वो तो बजट में आते ही नहीं है, क्योंकि वो है बिजली की कीमत, पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल की कीमत। आपने देखा फ्यूल जो है वो हर 15 दिन के बाद उसकी कीमत मार्केट के, इंटरनेशनल मार्केट के रेट के मुताबिक चेंज होती है, और बिजली की कीमत जो है वो हर 2 माह के बाद फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट के जरिए चेंज होती है। तो वहाँ पे तो अब फेडरल बजट जो है वो तकरीबन इरेलीवेंट होकर रह गया है। जब मुल्क आईएमएफ प्रोग्राम में होता है तो उसको बुनियादी तौर पे अपनी आमदनी और अपने अखराजात में तवाज़ुन रखना होता है। चूँकि ये तवाज़ुन नहीं रहता, इसीलिए मुल्कों को आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, वगरना तो आईएमएफ जो है उसकी ज़रूरत ही ना हो। और यही वजह है कि फिर आईएमएफ जो है वो एक डिसिप्लिन का तकाजा करता है। तो अब भी आईएमएफ जो है उसका यही कहना था कि अगर सैलरीड क्लास को टैक्स में रिलीफ देना है या अगर और सब्सिडीज देनी है तो उसके लिए जो रेवेन्यू है यानी टैक्स जो है वो कहाँ से इकट्ठा होगा। अगर वो टैक्स इकट्ठा होता है तो फिर वो रिलीफ दिए जा सकते हैं, अगर नहीं होता तो फिर आईएमएफ की जो दूसरी तजवीज़ है वो ये है कि फिर आप अपने अखराजात में कटौती करें, कहीं ना कहीं से कुछ अखराजात कम करें ताकि आपके पास कुशन पैदा हो कि आप वो एक्सपेंस जो है वो कर सके। इन दो चीज़ों के दरमियान रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो अपना बजट तैयार कर रही है। अब एक दो चीज़ें जिस पे कि कुछ इत्तफाक राय हो चुका है, उसमें क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर और वाटर रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ये पहली दफ़ा है कि दो आईएमएफ के प्रोग्राम बेक वक्त चल रहे हैं। एक तो हमारा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम जो बड़ा प्रोग्राम था, और दूसरा इस साल से क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी 18 माह का एक प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान को मिला है $1.4 बिलियन का, जिसमें काफ़ी सारे इकदाम हैं जो कि माहौल दोस्त या माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हैं। तो इन प्रोग्राम्स पे काम करते हुए पाकिस्तान को एक कार्बन टैक्स लगाने का भी कहा गया है, जो कि ₹5 से के करीब शुनीद है कि एक लेवी जो है वो फ्यूल पे लग रही होगी। इसी तरह से जो पानी की कीमतें हैं उनको भी बढ़ाने की बात की गई है, क्योंकि देखा गया है कि बिजली गैस जो उसकी कीमतें बढ़ी उसके इस्तेमाल में शारी आती गई। पानी को अभी भी लोग जो है वो एक ऐसी नेमत खुदाबंदी तो है, लेकिन एक ऐसी नेमत खुदाबंदी समझते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। अब जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का हमने देखा, इंडिया एक इलीगली उसको यूनिलेटरली ख़त्म करने की बात कर रहा है, तो उसमें पानी को कंजर्व करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो उस पर बात हो रही है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बैलेंस रखना कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर मीटर्स, सोलर एनर्जी, और जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी है जिसके एनर्जी सर्कुलर डेट है और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देना होते हैं, उसके दरमियान में कैसा बैलेंस जो है वो रखा जाए, उस पर भी काम हो रहा है। इसी तरह से जो 5 साल या 5 साल के पुरानी जो गाड़ियों की दरामद है उस पे उसको रिलैक्स करना और उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करना, इस पे काम जारी है। तो मेरा ख्याल है कि एक मिक्स सा बजट होगा, जैसे कि पिछले सालों में होता रहा है। उसमें
कुछ चीज़ें जो हैं उनमें एक आपको थोड़ी सी बेहतरी मिल रही होगी। असल जो इस वक्त इशू है वो सैलरीड क्लास के लिए रिलीफ है कि क्या सैलरीड क्लास को टैक्स सर पे लेकिन रिलीफ मिल मसला ये सकता है कि सैलरी क्लास को रिलीफ नहीं दिया जाता। आईएमएफ तो ये एम्फसाइज कर रहा है कि आप सैलरी क्लास को रिलीफ दें और कुछ अखराजात कम करें, मुतबादल ढूंढें। लेकिन हम देख रहे हैं हुकूमत ने कहा था पहले भी कि मिनिस्ट्रीज में जो है वो कमी होगी, फिर उसके बाद तनख्वाहों में कमी होगी, वो भी नहीं हुई। फिर एनर्जी के हवाले से कहा जा रहा था कि बिजली में कुछ रिफॉर्म्स की जाएंगी, वो भी नहीं हुए। तो लेफ्ट करो राइट करो, बात एंड पर आके सिर्फ सैलरी क्लास पर ही खत्म होती है और टैक्स पर उन्हीं को देना पड़ता है। आपको लगता है कि कुछ रिलीफ होगा? ये डिपेंड करता है कि हम एग्रीकल्चर से कितना टैक्स हासिल करते हैं, ज़रूरी आमदनी से, और रिटेल सेक्टर जो है उसको कितना इस बजट में टैक्स नेट में लाया जा सकता है। रिटेल सेक्टर जो है वो मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा वहाँ पे हुकूमत को एक पॉलिटिकल विल शो करनी चाहिए। चूँकि रिटेलर ने अपनी जेब से तो टैक्स देना नहीं, वो तो मैंने और आपने देना है। और एग्जैक्टली। अगर 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 और हम कई दफ़ा दे भी रहे होते हैं जो कि एफपीआर इकट्ठा नहीं कर पाती, क्योंकि आपको एफपीआर की रसीद ही नहीं मिलती है। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल विल का मुजाहरा कर लिया जाए तो गालिबन एक क्वेश्चन पैदा हो जाएगा सैलरीड क्लास पे। एटलीस्ट जो जिनकी तनख्वाहें 1 लाख रुपए से कम है उनको तो बिल्कुल रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए। इसी तरीके से रियल स्टेट पे भी बात चल रही है कि रियल स्टेट में क्या रिलीफ दिया जा सकता है। वहाँ पे मैं कोई नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई कामयाबी होगी रियल स्टेट सेक्टर को। ये एक इन्वेस्टमेंट पार्क करने का जरिया बन गया था, क्योंकि इस पे कंस्ट्रक्शन पे तो रिलीफ का मैं हामी हूँ, लेकिन प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त और प्लॉट्स लेके उसको एज एन इन्वेस्टमेंट छोड़ देना, उस पे मैं नहीं समझता कि कोई रिलीफ की लॉजिक जो है वो बनती है। और यही वो इश्यूज हैं जिसपे कि इस वक्त आईएमएफ का नेगोशिएशन हुकूमत पाकिस्तान के साथ वर्चुअली मुज़ाकरात जारी रखा है। अच्छा सुलैट साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी ये कहते हैं कि अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर मन अमल करें तो हो सकता है कि हम आईएमएफ से छुटकारा भी पा सकें, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो ये कहते हैं कि हम इंशाल्लाह आईएमएफ से छुटकारा हासिल करेंगे, लेकिन बड़े कारोबारियों पे उस तरह से टैक्स नहीं लगते, टैक्स नेट को बढ़ाया नहीं जा सकता। सो हाउ वी गेट आवर टारगेट्स, किस तरह से हम आईएमएफ से छुटकारा पा सकते हैं और हम कोई अपनी इकोनॉमी को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हालात तो फिर इसी तरह से रहेंगे कि हम हर 6 महीने बाद 1-1.5 अरब रुपए पे आईएमएफ की डिक्टेशन लेते रहेंगे। ये आईएमएफ का चाहे $1 भी हो, ये बेसिकली आपकी क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव करता है। आपको याद होगा 21-22 में जब आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया तो चाइना और सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान से यही कहा था कि पहले आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएं, उसके बाद आपको रोल ओवर मिलेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो आपको $1 मिलता है या $1.5 बिलियन मिलते हैं। असल चीज़ ये है कि आईएमएफ के अंदर रहते हुए जो शराइत जैसे कमिटमेंट जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये वो कमिटमेंट्स हैं जो कि मईशतों को मजबूर करती हैं कि वो अपने मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी को कायम रखें। वरना हुकूमतें, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में, वो कतई तौर पे सियासी बुनियादों पे वो डिसीजन लेने शुरू कर देती हैं जो कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म मईशत के लिए नुकसानदेह होती हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोई एक आईएमएफ का प्रोग्राम अगर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, आप देखें पिछले 5-7 प्रोग्रामों में क्या कहा जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि जो खसारे में चलने वाले अदारे हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ये कहा जा रहा है कि बिजली का डेट बहुत बढ़ता जा रहा है, उसको रिजॉल्व किया जाए। या ये कहा जा रहा था कि गैस और बिजली को जिस जिस लागत पे आप मंगवाते हैं उसी लागत पे आप आगे दें। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बातें नहीं है जो कि आईएमएफ करता है, लेकिन जाहिर है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुश्किल फैसले होते हैं और इनका फिर पॉलिटिकल कैपिटल हुकूमत का उस पर मुतासर होता है, इसलिए हुकूमत इसको नहीं कर पाती। बिल्कुल। अब भी अगर एक प्रोग्राम पे मुकम्मल इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो मैं नहीं समझता कि 27 के बाद मुकम्मल छुटकारा मिलेगा। आपको एक कम से कम एक प्रोग्राम और लेना पड़ेगा। मजीद एक चूंकि प्रोग्राम लेने की गुंजाइश आपको नजर आ रही है। थैंक यू सो मच। आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सुलैरी साहब बात कर रहे थे रिटेलर्स के हवाले से। तो हमने देखा था कि एम्फसाइज किया जा रहा था पहले भी कि रिटेलर्स जो है शिकंजे में आएंगे, जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको भी हम जेलों में डालेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेट्स सी कि अब क्या होता है। यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम हो गया है। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे।